दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर राजस्थान से कूच करने वाले किसानों का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट से हमने की है खास वार्ता। आप देखिए हमारे साथ ये संपूर्ण वार्ता। हम हैं खबराना.com। भारत की आबादी में 70% किसान होने के बावजूद भी आज किसान अपने हकों के लिए आंदोलनरत है। ये ना ही देश के लिए शर्मनाक है बल्कि उन सत्ताधीशों के लिए भी ये शर्मनाक बात है कि जिन किसानों के वोटों को लेकर वो सत्ता पे जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वो किसानों के हक को भूल जाते हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे नेता हैं जो किसानों के हक के लिए आज भी सड़क पर हैं। ऐसे ही एक कदावर नेता रामपाल जाट जो कि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो है मेरे साथ। करते हैं उनसे सीधी बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबराना.com पर। धन्यवाद धीरेन्द्र जी। किसानों को अगर मान लो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आंदोलन रहना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका प्रश्न ही बहुत कुछ कह गया। यदि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी किसान को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश होना पड़े, खेत छोड़कर सड़क पर आने के लिए विवश होना पड़े, तो ये अर्थपूर्ण है कि सरकारी नीतियाँ खोटी थी, किसान के पक्ष में नहीं थी। किसान को उन्होंने केवल और केवल डिस्पोजल प्लेट के रूप में माना, झूठी पत्तल के रूप में माना। कहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं हम लोग किसान आंदोलन का राजनीतिकरण कर देते हैं और उसमें हम लोग बजाय किसानों के पार्टी को हम लोग शामिल कर लेते हैं, उससे वो आंदोलन भटक जाता है। तो इस संदर्भ में आपका आंदोलन क्या दिशा रखेगा, क्या उसकी दशा होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? धीरेन्द्र जी, मैंने सदा एक बात कही है, मैं राजनीति में भी किसानों का राजदूत हूँ, तो किसानों के राजदूत के रूप में काम करता हूँ। इसलिए एक दल छोड़ा दूसरा छोड़ा, जहाँ किसान हित नहीं नज़र आता वहाँ मैं रह नहीं सकता। नहीं, आपको कैसे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों में किसानों का हित छुपा हुआ है? राजनीतिक पार्टियों में किसान हित के लिए सोच ही नहीं है। वे तो किसानों को केवल वोट के रूप में यूज़ करना चाहते हैं। इसलिए आप देखो बीजेपी उसने अपना बना रखा है किसान मोर्चा। वो किसानों के लिए काम नहीं करता, वो बीजेपी के लिए काम करता है कि किसानों को बीजेपी में कैसे लाया जाए, इसका रास्ता साफ करता है। कांग्रेस ने बनाई किसान कांग्रेस, वो किसानों के लिए नहीं है, वो तो किसानों को कांग्रेस के साथ कैसे जोड़े रखा जाए। रोकना चाहूँगा कि आपका संगठन किस पार्टी के लिए काम करता है? हमारा संगठन किसानों के लिए काम करता है। इसीलिए किसानों के लिए काम करना ये हम बाकी को भी सिखाना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं अब राजनीति को होना चाहिए किसान केंद्रित। किसान केंद्रित राजनीति जब होगी तो ही किसान का भला होगा, अन्यथा किसानों को लॉलीपॉप देकर राज प्राप्त किए जाते रहेंगे और किसानों को कुछ मिलेगा नहीं। किसानों को कुछ मिलेगा नहीं, रामपाल जी का ये कहना है। लेकिन हम रामपाल जी से जानना चाहेंगे कि अब संक्षिप्त रूप में वो ये बताएं कि किसानों के हित के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम करना चाहिए, जो देश के विकास का मॉडल है वो किसान केंद्रित कृषि आधारित हो। इसलिए जिस अनुपात में किसानों की संख्या है उसी अनुपात में बजट में आवंटन हो। इसलिए उस अनुपात में आवंटन होगा तो पैसे आएंगे तो कृषि को मजबूती मिलेगी और उस मजबूती से देश को मजबूती मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा किसान की खुशहाली और देश की खुशहाली ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। विज्ञान को और कृषि को आप कहाँ देखते हैं? विज्ञान कृषि में हावी हुआ है या कृषि विज्ञान पर हावी हुई है, या आप देश के निर्माण के लिए विज्ञान को आवश्यक समझते हैं या कृषि को आवश्यक समझते हैं? धीरेन्द्र जी, पहले तो मैं कहूँगा जिस चैनल ने आपको सेलेक्ट किया है वो धन्यवाद का पात्र है। आप इस ढंग का पूछ रहे हो
जो सबके हित की बात है। इसलिए विज्ञान ने किसान पर राज किया है और जितने भी वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने घर ज़्यादा बनाए हैं, कृषि की चिंता कम की है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, यदि किसानों के लिए विज्ञान होता तो आज किसानों की दुर्दशा नहीं होती कि केवल और केवल पूंजी वाले ही कमा रहे हैं, बाकी सब अलग हो गए। और इसीलिए खाद, बीज, डीजल, बिजली, ये सब किन के हाथों में आज? ये सब पैसे वालों के हाथ में गए या सरकारों के हाथ में गए? सरकारी योजनाओं के निवाले बने हैं खेत। कृषि भूमि को सरकार ने निगला है महती योजनाओं का हवाला देकर, कभी डीएमआईसी, कभी बड़े नगर बसाने के लिए, कभी औद्योगिक नगर बसाने के लिए। उनकी ज़मीन बचाने के लिए रामपाल जी के क्या प्रयास रहे हैं, हम जानते हैं रामपाल जी। जी रामपाल जी। धीरेन्द्र जी, हमने जहाँ भी मौका पड़ा, जहाँ भी आवाज़ आई, हमने सब जगह लड़ाई लड़ी। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको, ये जो कॉरिडोर है, इसकी भी हमने अलवर में आके भी लड़ाई लड़ी। इसके अतिरिक्त बूंदी से भीलवाड़ा तक 148D बना, वहाँ किसानों को 1 गुना मुआवजा दे रहे थे, उसकी हमारी लड़ाई चली लंबी। और बाद में सरकारों को घुटने टेकने पड़े, किसानों को 4 गुना डीएलसी का वो रेट दिया गया, वो देने को पहले तैयार नहीं थे। यदि लड़ते नहीं तो किसानों को ये तुच्छ पैसे में ही अपनी ज़मीनें छीन लेते। आज यहीं देखो, जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ किसान से जो ज़मीन ली, आज उसके दाम वो 10 गुना हैं। अब्दुल रहमान फैसला 2004 का वो फैसला जिसने राजस्थान की तस्वीर को बदला। उस फैसले में साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा कि पुनः जो जल भरण की स्थिति होती है, तालाब हैं, नदी है, नाले हैं, उन पर अतिक्रमण है, उन्हें तत्काल 1950 की स्थिति में लाया जाए। उस संदर्भ में जब घिलोट बना तो भी ये प्रश्न आया, अब्दुल रहमान फैसला वहाँ भी आड़े आया। लेकिन उस संदर्भ में रामपाल जी की क्या भूमिका रही, जानते हैं रामपाल जी से। अब्दुल रहमान वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जो जनहित याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक है और वो कृषि भूमि का संरक्षण करने वाला है और कृषि भूमि के लिए जल की उपलब्धता उसका संरक्षण करने वाला है। और उसी दिशा में उन्होंने कहा 1950 की स्थिति लाओ वापस। तो जितने भी पोखर थे, तालाब थे, नाड़ी थी, जहां उनको अलॉट कर दिया गया, उनको निरस्त करो और वापस उनको जल भराव के लिए सुरक्षित करो। ये फैसला तो हो गया, लेकिन सरकारों ने अभी उस फैसले की मंशा के अनुरूप काम अब तक नहीं किया, इसलिए उसकी क्रियान्विति नहीं हुई। जल रहेगा तो खेती रहेगी। लगातार देखा जा रहा है कि सैकड़ों बीघा ज़मीन मात्र इसलिए बंजर है कि वहाँ पानी नहीं है। जल संरक्षण को लेकर रामपाल जी के क्या प्रयास थे, क्या प्रयास रहेंगे और क्या प्रयास वो करते रहे हैं, जानते हैं रामपाल जी से। धीरेन्द्र जी, हमने एक बात कही कि इस देश में चर्चा शुरू हुई थी नदी से नदी जोड़ो योजना की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी टॉप प्रायोरिटी पर लेने की बात कही। वो 2003 तक तो चर्चा में रही, बाद में उसको छोड़ दिया गया और आज वो केवल उसको जुमलेबाजी के रूप में काम लिया जाता है, उस पर काम नहीं किया जाता। इस पर यदि काम होता और हर खेत को पानी, जो आज शासन करता है, इनका नारा था ये तो भूल गए उसको भी, तो हर खेत को पानी मिले तो हिंदुस्तान की मिट्टी सोना उपजेगी और सोना उगलेगी। इसके साथ ही चमत्कार होगा पैदावार में। तो ये काम सरकारों को करना चाहिए। आज भी राजस्थान में 30% से कम ज़मीन सिंचित है, हिंदुस्तान में इसका प्रतिशत 40 ऊपर नहीं है। तो ये जो पूरे देश का दृश्य है, आप सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें इन समस्याओं को लेकर, उसके लिए आपके अपने क्या प्रयास रहेंगे? हमारे प्रयास लगातार नदियों का पानी का उपयोग ये खेतों के लिए हो। अभी पांचना बांध है, उसका 14 साल हो गए, भरा पूरा है, लेकिन खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। नहर सब बनी हुई है, सिस्टम है, उसको उपरांत भी वो अभी भेंट चढ़ा हुआ है सरकार की उपेक्षा का। इसी ढंग से बाकी जितने भी बांध है,
जितने भी नहरी सिस्टम हैं, हम चाहेंगे चाहे छापरवाड़ा हो, चाहे कालक हो, चाहे कोई सा भी बांध हो, उन सब की सहेज कर रखे सरकार उनको, उनमें पानी आवे, कैचमेंट एरिया वो साफ हो, और फिर जो सिस्टम बना हुआ है उससे वो पानी खेतों तक पहुँचे। इसलिए 2016 में भी जब हमने यात्रा की थी ट्रैक्टरों के द्वारा दिल्ली तक की, धीरेन्द्र जी उस समय आपको सारा दृष्टि ध्यान है, उस समय हमारी प्रमुख मांग थी कि भाई हर खेत को पानी देने के लिए सरकार गंभीरता बरते और गंभीरता के साथ सबको के पहले वो प्रायोरिटी दे दे सिंचाई को, सिंचाई योजनाओं को। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन बदलते परिदृश्य में अब जवान और किसान आमने सामने हो गए हैं। चूँकि रामपाल जी भी राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं बातें भी राजनीतिक होंगी, लेकिन आप सुबह सुबह मेरे साथ देख रहे हैं ये खास वार्ता। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन लोकेश भारद्वाज के साथ खबराना.com।